अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। फ़लस्तीन की जो सारी इशू है, फ़लस्तीन के ऊपर बात की जाएगी। फ़लस्तीन के ऊपर गज़ा का जो सारा वाक़या है, 7 अक्टूबर को ये इसका आगाज़ हुआ हमास की तरफ से एक रद्द अमल के तौर पर, इसराइल के मज़ालम के रद्द अमल के तौर पर कुछ वहाँ से एक मिसाइल फेंके गए, जिसका बदला उसने इतनी तबाही की सूरत में लिया कि 50,000 से ज़्यादा शहादतें हुई। मासूम ने हत्ते फ़लस्तीनियों की, जिनमें 30,000 से ज़्यादा बच्चों की शहादतें हुई और ख़वातीन की शहादतें हुई। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आज जब हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, तो इस वक्त इनकाद हो चुका है और उस पर अभी एलामिया आना बाकी है। लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि जो कौमी यकजहती हमें इसमें दिखाई दी है, इसमें जमात इस्लामी के लोग, दीगर जमातों के लोग, हुकूमत पेश है। शहबाज शरीफ साहब की जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी स्टेटमेंट्स ख़ास तौर पे ये जो इसराइल की जो ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है, जबर है, उसके ऊपर वो बड़ी तनावर आवाज़ बन के सामने आए हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत जो अहम और रिश्ता हुआ ज़ख़म है, अहम इशू है, और बल्कि मैं उसे रिश्ता हुआ ज़ख़म कहूँगा, वो IPPs का है। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई स्पेस हुई, टाइम अलाउ हुआ, तो हम फिर बाकी दीगर जो पॉलिटिकल और दीगर मसाइल उन पर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप साबिक चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर को साल हुआ है, वहाँ जो मजालिम का एक बाजार गर्म कर रखा है इसराइल ने फ़लस्तीन में, उसका आज साल पूरा हुआ है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कौमी यकजहती का जो पाकिस्तान में मुजाहरा किया गया, उस पर मैं चाह रहा था आपकी को राय लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये एक बड़ी सीरियस और बड़ी मुनासिब और बरवक़्त, ठीक है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। और इसमें जो लीडिंग रोल जी जमात इस्लामी के अमीर ने, और उसके बाद वो हर पार्टी को मिले, ठीक है, वज़ीर आज़म को मिले, वो सदर को मिले, वो PTI के ज़ोमा से मिले, वो सबसे मिले और उन्होंने हर एक को इस फोरम के हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने कन्विंस किया। ये उनकी जो कोशिश है, ये कार खैर के लिए है। फ़लस्तीन का बेगुनाह खून जो बह रहा है उनके लिए है। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, और ये एक ऐसी कोशिश है कि जो कि सारी कौम को अप्रिशिएट करनी चाहिए। ठीक है। और ख़ास तौर पे अभी मैं सुन रहा था मियां नवाज शरीफ की, जी जो वो भी मौजूद थे और बड़ा उन्होंने यानी नून लीग के सरबराह होने के उन्होंने बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने परवाह नहीं की कि कोई अमेरिका नाराज होगा, मगरिब होगा या कोई और। जी सदर मोहतरम की अपनी जरदारी साहब की उधर अवान सदर में ही करवा रहे हैं। और फिर मैंने नईम रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उनके सजेशन भी सुने। बड़े ही कंक्रीट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अलामिया तो अभी बाद में आएगा तो पता चलेगा, मगर अभी तक की जो उधर सूरत हाल है, जी वो तो सारे मुस्लिम ब्लॉक को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में यकजाक करने की कॉल देना चाहते हैं। ठीक है। वो ना सिर्फ ये कि उस मुल्क के इक़्तिदार के और जो हुक्मरान है, वज़ीर आज़म या सदर, वो इधर आए। उन्होंने एक और बड़ी मजबूत बात की है कि जो सिपह सलार है मुसलमानों की, जो मुस्लिम अक़वाम की जो सिपह सलार है, उनको भी बुलाया जाए। अच्छा, यानी कि अब ये इजहार किया जा रहा है ख्वाहिश का कि यहाँ बुलाया जाए और यहाँ बैठ के स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की जाए। कि हम इतने बिलियन हो के, इतने ताकतवर हो के, इतने टेक्नोलॉजी में भी आगे जाने, और फिर हमारे वसाइल होने, फिर हमारे कुदरती वसाइल, हम तो दुनिया में किसी चीज में पीछे नहीं है। लेकिन जब हम आप कहते हैं तो हम का मतलब मुसलमान उम्मा जी, हम उसका मतलब है सब कंसेप्ट जो है वो तो हम अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं ना, जनूबिया में, और डेडिकेटेड भी हैं। लेकिन बहुत से उम्मा अगर एक ब्लॉक की तरह
कभी ये सामने आई नहीं। एक दौर आया था इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का 72 में पाकिस्तान में ही आई थी जी, 74 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब किया, उसके बाद उसके बाद तो नाम ही नाम रह गया। उसके बाद तो चुन चुन के फारिग किया गया, चुन चुन के उनको शहीद किया गया। मगर सर शहादत से बेहतर मौत कोई नहीं होती, इक़्तिदार कोई चीज नहीं है। अब मेरा ख्याल शहादत से सिर्फ हमारी अफवाज ही कोई बेचारी शहादत ले रही हैं, हमारे अफसरान और जवान। मैं अर्ज करूं बाकी कौम के अंदर तो शहादत का जज्बा कम ही है। बच्चों का, बेगुनाहों का, ख्वातीन का जब इतना खून उस जमीन पे जा चुका है तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। मुसलमानों, हमारा तो इत्तेकाद ही ये है और ईमान भी यही है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, उसके बावजूद फलस्तीन का मसला जो है ये अमेरिका को और इसराइल को ले बैठेगा। अमेरिका के जितने भी जुबान में कहें तो फोर्सेस ऑफ नेचर टू प्ले, यानी वो अंदाजा नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि वो हुक्मरानों को तो किसी ना किसी पॉलिटिकल कंपल्शन में या इकोनॉमिकल कंपल्शन में या किसी तरीके से एक खास डगर पे चला सकते हैं, मगर ये जो लोगों की आवाज है एक कोने से लेके मशरक से मगरब तक, शिमाल से जुनूब तक, अभी कोई मुसलमान का बच्चा ऐसा नहीं है जो फलस्तीन की काज के लिए खड़ा ना हो और जान ना देना चाहता हो, किसी शक शुबे में ना रह जाए इसराइल या कोई। दिल आजारी मकसूद नहीं है, लेकिन हमारे कुछ अरब भाई जो उनके कजन्स हैं फलस्तीनियों के, वहां पे कुछ एक तासर, अमूमी तासर यह है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहे सर। मैं या खाइफ हैं या मफादात हैं। मैं गुजारिश करूंगा, हम ज्यादा बात नहीं करते उनकी दिलआजारी ना हो, लेकिन अमूमी तासर सर मैं गुजारिश करूंगा, हर मुल्क की अपनी अपनी कंपल्शन ठीक है, और अपनी कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी होती हैं। हम उनको मद्देनजर रखते हुए हम नहीं चाहते कि उनको कुछ ज़ुफ़ पहुंचे, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि उनको इसी तरह कत्ले आम होता रहे, कि वो कत्ले आम में खामोशी इख्तियार करके उस गुनाह में शामिल हो जाए। नहीं, ये भी नहीं, अभी ये कतई तौर पे नहीं चलेगा। अगर आज के दिन में ही ये खबर हो जाए अमेरिका को और इसराइल को कि मुसलमान इकट्ठे होने के लिए कॉल आ गई और ये इकट्ठे हो सकते हैं, जी जी, तो उसी वक्त ही सीज फायर भी होगी और मसला उनका हल भी साहब, इस वक्त लोगों की ख्वाहिश है कि जो सबसे बागी इस वक्त जमात है, जिसे हम पीटीआई कहते हैं, जो हर अच्छे बुरे काम या जो अच्छा हो या जो भी इस वक्त हुकूमत लीड कर रही हो या मुल्क में मेन स्ट्रीम में काम हो रहा है, उससे हट के वो अपनी एक डगर पे चलते हैं, तो वो भी इसमें पूरी आज वो भी बैठे हुए हैं। ठीक, और ये बड़ी ही पॉजिटिव ये चीज डेवलपमेंट कह सकते हैं कि अगर वो फलस्तीन जिसका वो नाम मुंह पे नहीं लेना चाहते, वो बोलना नहीं चाहते, वो लफ्ज नहीं कहना चाहते कि कहीं अमेरिका और उनके फॉरेन करेंसी के जो फंड हैं वो कहीं कम ना हो जाए, अमेरिका नाराज ना हो जाए, आज वो भी शामिल हुए हुए हैं। और इस मौके में जबकि सारी कौम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हुई है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए, ना सिर्फ के मुस्लिम उम्मा के लिए बल्कि पाकिस्तान की अपनी कौमी सलामती के लिए। ठीक है, अगर हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं फलस्तीन के लिए, तो आज के दिन में ही हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए भी, अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के लिए भी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। अच्छा बकल साहब, जो पाकिस्तान की दफाई सलाहियत है, यानी जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज की कन्वेंशनल हमारा पूरा एक सिस्टम है, कैपेसिटी है और न्यूक्लियर डिटरेंस है, इसके पेश नजर हम कम से कम दिफाई तौर पे तो कमजोर बिल्कुल ही नहीं है। बहरहाल कोई भी मुल्क भले वो हमारे पूर्व में हो या थोड़ा दूर हो, इस तरह एकदम हमलावर होने की मेरा जसारत तो नहीं करेगा सर, कतई तौर पे नहीं। ये या हम कह रहे हैं बेवकूफी नहीं करेगा सर, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम न्यूक्लियर हैं और ना सिर्फ न्यूक्लियर हैं बल्कि न्यूक्लियर में टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, कहते हैं मिसाइल हमारे बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा भी हम बहुत आगे हैं। अच्छा, मैं कह नहीं सकता कुछ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन की वजह से, मेरा इतना ही कह देना काफी है कि हमें कोई इंडिया का, कोई इसराइल का, कोई अमेरिका का कोई वजन न्यूक्लियर हमसे कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, कतई तौर पे कुछ उनको पता है जिन्होंने पंगा लेना है, लिहाजा पंगे बंद हो गए हुए हैं जब से मियां नवाज शरीफ ने ये धमाका किया, न्यूक्लियर का धमाका किया है, पंगे बंद हो गए हुए हैं। आज तक कोई पंगा नहीं, बल्कि आप देखें कि उसकी कश्मीर की साइड पे भी सीज फायर किस्म की सूरत हाल है। अभी हर रोज ठक रोज की मारामारी वो भी रुक गई है,
तो बेहतर है सर, हम चाहते हैं कि हम अमन का पैगाम दें, अमन का पैगाम ना सिर्फ अपने आसपास दें, अपने हमसायों को दें, हम सुपर पावर्स को भी दें। हर मुल्क, बेशक वो चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, सर हर एक के अवाम को अमन चाहिए, हर एक के अवाम को खुशहाली चाहिए, हर एक के अवाम को सुकून चाहिए, हर एक को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस कोशिश में ज़बानी कलामी तो सारे क्लेम करते हैं, यूएनओ भी करती है, यूएस की उनकी कांग्रेस भी करती है, उनकी गवर्नमेंट भी करती है, उनके हर दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट यही कहती है कि अमन होना चाहिए। वह अमन के लिए जब कंक्रीट काम करने के लिए चलते हैं तो एक पार्टी को बड़ा शौक है अपना असला बेचने का, वो कहीं ना कहीं से वो पंगे में शुरू हो जाती है, उसको भी अपने आप में अब बाज रखने की जरूरत है। नहीं, पार्टी हो गए एक मुल्क आ रहे हैं। अमेरिका की मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं, दुनिया में जिस जगह भी कोई जंग होती है वो उसमें उनका असला अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका इस चीज को रियलाइज करे, अभी उसके अपने अंदर फलस्तीन का झंडा खड़ा होना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। ठीक है, इस थोड़ी वेव को ज्यादा समझे। ये अभी यूनिवर्सिटियों में बच्चे खड़े हो रहे हैं, ये आवाज इतनी हो जानी है कि उनको समझ नहीं आनी। अच्छा, ये बताएंगे बात चले पहले तो वो मैं बात कर लूं, जैसे आपने एटमी हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस की बात की, मैं खुद 2 दफा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन गया हूं जहां पे ये सारा सिस्टम है। तो पहले तो जनरल किदवाई साहब उस वक्त हाजिर सर्विस थे, बाद में तो हमने अंदर जाके देखा कि बाकायदा एक मैप बना हुआ और मैप पे कुछ डेस्टिनेशंस पे निशान लगे हुए थे। तो हमने जनरल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमने हमारा पूरा प्लान है कि अगर किसी ने फर्स्ट यूज या सेकंड यूज या जिस तरह भी कोई शरारत की तो फिर हमारे पास पूरी वो ट्रैजेक्टरी और पूरा सारा पॉइंटेड आउट है सारे वो डेस्टिनेशन, इसलिए कोई हम सेफ हैं इस हवाले से। लेकिन अब ये है कि दुनिया अब ये चीज़ तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि ये अब जंग तो होती है कर्नल साहब के कुछ 18, 19, 20 के लोगों, तो इसराइल एक ताकतवर मुल्क है अफवाज के हवाले से, जो हमास के लोग हैं, हिजबुल्लाह के, ये तो छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ये जंग तो ना हुई है तो फिर एक जुल्म की कैफियत है। लेकिन इसमें सीज फायर अगर कभी हो, जैसे जिक्र होता है, वो किस तरह होगा? हम तो चले अपना एक जोर लगा लेते हैं, उम्मा के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, अगर हो जाए अल्लाह करे, तो वैसे सीज फायर का एक पूरा एक मैकेनिज्म तो मौजूद है इसमें, अक़वाम मुत्तहिदा में वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा। सर देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा तो अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के, तो वो अमेरिका का एक अदारा, ज़ैली अदारा है, ज़ैली अदारा। वो तो यूनाइटेड नेशन का रोल अदा ही नहीं कर रहा। उनका सेक्रेटरी जनरल का बेचारा भागता फिरता और काले देता फिरता है। इसराइल की जुर्रत देखिए, उन्होंने उसकी एंट्री बंद कर दी है। जी जी, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल की एंट्री बंद कर दी है कि आपने इसराइल को कंडेम क्यों किया? ठीक है सर, देखें ये जो मिलिट्री पावर की बात करते हैं ना, मिलिट्री पावर मासवाई एयरफोर्स के, जी जी, आप इनकी एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज कर दें या एक तरफ कर दें, फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, कहते हैं कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, या अगर है तो ना बिल्कुल कमजोर सी है। सर नहीं, कोई कमजोर सी नहीं, ठीक ठाक है उनके पास। ये बकायदा आ रहा है, ये खबरों में आ रहा है जगह। मैं अर्ज करूं, उनके पास भी ठीक ठाक है, हम तो बहुत आगे हैं। हम तो अपने जेट बना रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बना रहे हैं। लेकिन हम तो कर्नल साहब कभी जंग में जाएंगे नहीं ना, मेरा ख्याल है कि हम जाएंगे। सर मेरा ख्याल है वो ऑप्शन तो नौबत तो इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो आज काल दे रहे हैं कि सारी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, पर्टिकुलरली इस काल को मिडल ईस्ट में, और पर्टिकुलरली सऊदीया ने पिछले दिनों बहुत बड़ा फैसला किया है। सऊदीया ने फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का इतना बड़ा फैसला किया है कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया। सर अभी ये जो खून बह रहा है, ये अभी किसी को चैन से रहने नहीं दे रहा। कौन? ये जो फ़लस्तीनों का खून बह रहा है बच्चों का, ये रात को नींद पूरी नहीं करने दे रहा, ना हुक्मरानों को ना नीचे अवाम को। ठीक है, ये इसराइल वक्त पे ही सीधा हो जाए, नहीं तो वो इंतकाम तो इधर, ये तो वो कौम है मुसलमानों की जो तो खुद कश बनते हुए 5 सेकंड ही लेते नहीं लगाते। अच्छा कर्नल साहब, ये पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस उम्मा का। जब नाम आता है लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आपको याद है जब रहील शरीफ वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी हमारी एक 30-40 मुल्कों की फौज के वो हेड होंगे। चले वो सेरेमोनियल हेड ही सही,
लेकिन एक पाकिस्तान का एक नाम है, एक इसके धाक है कह लें कि इस हवाले से पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने वाले तो ऐसे लोग हैं। मजीद ब्रिगेड आ गया मैदान में। अब कराची के एयरपोर्ट पे 2 हमारे चीनी भाई जो हैं उनकी हलाकत की खबर आई है। अब चीन की तरफ से ये पैगाम आया कि जी एक एमरजेंसी प्लान का निफाज किया जाए। अब एमरजेंसी प्लान तो जो आम कॉमन आदमी को समझ आता है कि जी मुसल्लह फौज जो अपनी स्पेशल पावर एक्सरसाइज करके मैदान में आए, गिरफ्तारियां भी करे, अगर कहीं गोली चलानी पे वो भी चलाए। लेकिन जब ऐसा होता है तो मुसल्लह फौज को इतना रगीदा जाता है, खास तौर पे पीटीआई की तरफ से, जो अपने आप को एंटी फौज साबित करके वो पता नहीं कोई क्या हीरोइज्म को तमगा कहीं से लेना चाह रहे हैं। तो ये इतना खौफनाक सूरत हाल अंदर हमारे अंदरूनी पल रही है। सर मैं अर्ज करूंगा, परवरिश पा रही है तो बड़ी खौफनाक है सर। ये वाकई बहुत खौफनाक है और इसको इस स्टेज तक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। इस हद तक इनको आने नहीं बर्दाश्त ना करें तो फिर तो गोली चलानी पड़ेगी। सर मैं अर्ज करता हूँ, तो गोली चलाएंगे तो फिर और बंदे गंदे हो गए हमारे गोली चलाने की जरूरत पेश नहीं आती। अच्छा, आंख का धमका यानी जी, और बहुत कुछ है, उंगली दिखाई जाए, खबरदार। ऐसे लोगों का आप जिधर रहते हैं उनके जिंदगी। लेकिन हमारे पख्तून भाई तो बहुत गुस्से वाले हैं, उनको जितना गुस्से होंगे उतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। सर मैं अर्ज कर, वो तो आम हंसी में भी गुस्से में रहते हैं, उनकी एक भारी अक्सरियत। मेरे बड़े अजीजदारी भी है। सर मैं एक चीज अर्ज करूं, मैं उनसे हाथ बांध के कहता हूँ, मैं उन्हें खुद पूछता हूँ कि यार आपको गुस्सा किस बात का रहता है? सर दिन में 20 घंटे वो गुस्से में रहते हैं। सर हमने अफगान तो दिन में शायद 36 घंटे गुस्से में रहते हैं। ये जिस किसी ने 2014 से पहले पाशा थे या बासी थे या क्या नहीं थे, ये जो भी थे, ये जो प्लान करके लॉन्च किया, ये बड़ा जुल्म किया। इनको कहीं पर टास्क मिला था सर? उसके अलावा तो ये काम होते नहीं है। अच्छा। क्योंकि इन कामों के लिए आपको $बिलियन चाहिए होते हैं, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। जितने स्टेशन इस वक्त सोशल मीडिया के और जितने स्टेशन प्रोपेगेंडे के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें इनके करोड़ों डॉलर महीने के खर्च ना होते हो। सर ये पैसा आ किधर से रहा है? ये पाकिस्तान की 5th वारफेयर जनरेशन जो है, ये इनिशिएटिव की गई है इसी बेस के ऊपर। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों ने, हमारे जोमा ने, हमारे लीडरान कराम ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। जी जी। और बहुत देर कर दी है। जी जी। मैं ये क्योंकि देखिए गवर्नेंस जो है वो कोई प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है। गवर्नेंस थोड़ी सी तो करनी पड़ती है ना। गवर्नेंस डिटरेंस पे डिपेंड करती है। जी जी। अगर आपकी डिटरेंस नहीं है, अगर आप प्रॉम्प्ट फैसले नहीं करते, अगर आप प्रॉम्प्ट कन्विक्शन नहीं करते, अगर आप किसी को इबरत का निशाना नहीं बनाते उसके जुर्म की मेरिट के ऊपर, तो फिर गवर्नमेंटें चलाने। मुझे मुदाखलत की माजरत चाह रहा हूँ, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को ले लें, जब वजीर आजम थे, कहीं पे कोई रेप का वाकया होना, कुछ और होना, मैं इनके साथ अक्सर होता था, बाकी भी हम सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, तो ये वहां ऐलान करते थे कि फिर किरदार को बचाएंगे ये रेप के विक्टिम को। मैंने एक दफा इसी तरह एक वजीर आजम को कह दिया कि जनाब कैफर किरदार को तो आपने पहुंचा ही नहीं सकते, वो तो अदलिया ने पहुंचाना है, ना वकील पहुंचाने देते हैं, ना अदालतें, हमारे वकील भाई हैं, अजीज हैं, तो वो तो आप जितने बंदों को पकड़े जाएंगे 14 दिन का रिमांड होगा, उसके बाद अल्लाह के हवाले और उसके बाद वकील के हवाले और उसके बाद अदालत के हवाले। और आपको पता है ये रिपोर्ट भी आ गई, शायद आपके NDF फोरम में शायद छपी है। मैंने तो पहले एक दफा एक अंदाजे से कहा था कि 10% कन्विक्शन रेट है, यानी कि अगर मुजरम पकड़ा भी जाता है, उसे चले मुलज़म ही कह लें, लेकिन ज्यादातर प्राइमा फेसाई एविडेंस उसने जुर्म का इर्तिकाब किया होता है, 90% लोगों ने किया होता है, लेकिन कन्विक्शन रेट अब वो आ कहते हैं कि नहीं जी वो 8.33% है। तो आपकी अदालतों में या सिस्टम में कुछ में या तो खोट है, या हमारे वकला भाई इतने ताकतवर हैं कि वो हर वो काम जो जुर्म को की बेखुनी की तरफ ले जाए उसको सबोटाज कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक रियासत के अंदर कोई एक बिल्कुल ही सर देखिए पावरफुल एंटी रियासत एक पावर चल रही है। सर मैं ये कहूंगा कि रियासत के अंदर, अच्छा जी ये बात थोड़ा याद रखें, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक जी। हम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आप साबिक चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। जी कर्नल साहब आप बात कर रहे थे जी, वही सारी सूरत हाल के यहाँ पे जो अंदरूनी
हमारे यहाँ जो खलफशार की कैफियत है कि वो हर वक्त गुस्से में रहना। सर मैं अर्ज करूँ, इसमें मेरा बड़ा शिकवा है। और जैसे कैफरे किरदार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपील भी वो तो हमारे अदालती सिस्टम ने कैफरे किरदार पे मैं ये अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर से लेके एक सिपाही तक एक मुजरिम को पकड़ के 14 दिन बाद छोड़ देगा। सर हमने अपने अपने अदारे की जो इस्लाह करनी थी, जो रिफॉर्म्स करनी थी, वो नहीं की। बड़े कमीशन बने, हर कमीशन ने रिकमेंड किया कि तमाम स्टेट पिलर के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। नहीं आप देखिए ना, अब एक आईनी तरमीम की बात हो रही है, कहते हैं जी जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगी जी। पाकिस्तान में जितने भी रिफॉर्म्स आए उन्हीं अदारों ने उनको स्ट्राइक डाउन किया। लैंड रिफॉर्म्स आए, लैंड ओनर खिलाफ हो गए। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आए, सिविल सर्वेंट खिलाफ हो गए रिफॉर्म्स के। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो किसी को, जुडिशरी को पसंद ही नहीं है। हत्ता कि एक दौर में हुआ था पहले भी कि जजेस की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए फाइनली, या चले एक मुश्तरका हो, जिसमें मुश्तरका का भी उन्होंने निकाल दिया चौधरी इफ्तिखार साहब ने गालिबन। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जो कुछ भी है हम अपनी मनमानी करेंगे, हम खुद ही करेंगे, हम ही जज हैं, हम ही एग्जेक्टिव हैं, हम ही मोहतसिब हैं, हम ही अपना एहतसाब करेंगे। जब हर बात हम ही करेंगे तो आपकी सलाह कैसे होगी, रिफॉर्म्स कैसे होंगे जी? सर दूसरा ये कि या तो फिर पार्लियामेंट खड़ी हो जाए और उसमें पीटीआई शामिल हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जी तरमीम तो हटी या साड़ी नहीं की, मुल्क की है। सर मैं एक अर्ज करूं, ये रिफॉर्म सिर्फ हम बिट्स एंड पीसेस में ना लें। जैसे हमारी मुल्क की सूरत हाल डेवलप होती है, हमारी अपनी कंपल्शन डेवलप होती है, तो हम उतने हिस्से को लेके और हम रिफॉर्म ले आते हैं। आया हम अदालती रिफॉर्म्स इसलिए कर रहे हैं कि आपको, मुझको, किसी को वक्त पे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये ठीक बात है ना? ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी तो नीचे से लेके, नीचे से तहसील लेवल से लेके तो फेडरल गवर्नमेंट तक हर लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट की भी, लीगल भी, और जितनी भी हैं, हर फैक्टर में, हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। हम क्यों नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते कि हमने इधर सिंगल इंडिविजुअल्स को बादशाह, छोटी छोटी रियासत, छोटी छोटी उनकी इंटरेस्ट को आपने बड़ी सी बात की। आप पहले भी ये बात कहते हैं हमारा इंडिविजुअलिज्म का दौर है। इंडिविजुअलिज्म नहीं, यानी अकेला फर्द जो है उसकी हुकूमत है, अकेला बंदे की दिहाड़ियां नहीं लगेंगी। आप कलेक्टिविज्म को सपोर्ट होगा। इस मुल्क को ठीक करना है तो इसमें आप एल्डर्स को इकट्ठा करके फोरम बनाए और इतना कॉम्पिटेंट बनाए कि उनमें से कोई बंदा ऐसा ना हो कि जो सिफारिश के ऊपर मेरिट के बगैर फैसला करे। ठीक है, ऐसा बंदा करे उसको उसी वक्त छांटी करके सजा दे दे। अच्छा, इसमें अगर पार्लियामेंट के अंदर चूंकि एक आपस में तकसीम बहुत है, इंतशार है, मसलन एक जमात तो कहती है जी पार्लियामेंट ही नाजायज है, मतलब वो पीटीआई कह लें या जो भी है, वो तो कभी किसी कोई अच्छी तरमीम, कोई आसमान से भी उतर आए बेहतरीन तरमीम, इस वक्त वो साथ नहीं देंगे। तो चूंकि वो साथ नहीं देंगे, जैसे मौजूदा जो इत्तेहाद है ऊपर हुकूमती, उसके पास 5 MNAs की कमी है, 6-7 या 5 सेनेटर या 6-7 MNAs, इस तरह की कमी है। वो पता नहीं पूरी हो ना हो, लेकिन अगर इस वक्त जो सबसे मैवरिक और गुस्से वाली जमात है, अगर वो मुल्क की सलामती के लिए, बेहतरी के लिए आए रोज ये रोज के जो ये हम वो लफ्ज नहीं मैं बोलूँगा खाने जो हो रहे हैं, तो उससे निजात हासिल करने के लिए अगर साथ दे दें तो मैं एक तो उनका कद भी बड़ा हो जाएगा, एक रिफॉर्म्स भी अपने आ जाएंगी। सर मैं चीज़ें कर्ज करूँ, देखिए हमने फिलहाल तो देसी मुर्गियों और देसी अंडे खिलवाने शुरू किए हुए हैं पिछले 1 साल से। तो वो तो और उनका दिमाग भी मोटा होता है सर। जिस्म भी मोटा हो रहा है। हमने जिस्म को हम जिस अजाब से ये मुल्क गुजर रहा है और जितने बिलियंस का रोज नुकसान हो रहा है और जितनी इकोनॉमी नीचे जा रही है और जितने कंटेनर खड़े करके हम अखराजात बढ़ा रहे हैं और जो हमने ये तमाशा लगाया हुआ है, तो इसको बंद करें। इसको बंद करने का ये तरीका नहीं है। वो तो कहते हैं हमारी मजबूरियां नहीं खड़े करेंगे। एक सुबह का वज़ीर आला 7 बंदे लेके तो उधर से हमलावर हो जाए, सर ये तरीका। और वो उसके बाद फिर वापस पुलिस को तो समझे कुछ, फौज ही आएगी ना जी, फौज तो पहले बदनाम है। सर मैं अर्ज करूं कि फौज अपने तौर पे आ नहीं सकती। ये मेरी एक गुजारिश ये है कि हमने किया क्या है। हमने जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ 2014 से लेके आज तक मुल्क रोजाना डिस्टेबलाइज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं?
आया रेट ऑफ द गवर्नमेंट ऐसे एस्टेब्लिश होती है? आया दुनिया में ममालिक ऐसे चलते हैं? कौन से मुल्क की मिसाल दूं मैं? ऊपर से लेके नीचे तक सबको आप देख लें, अब अमेरिका को देख लें जिसकी मिसाल, लेकिन वहां तो तमाम यूके आपस में, यूके को देख लें, प्रोटेस्ट होती है, आग लगती है और 3-4-5 यूके में एक सिपाही एक मुलजिम को पकड़ता है, अदालत सिपाही पे एतबार करती है और उसको सजा दे देती है। यहाँ मुझे एक नहायत नफीस ईमानदार एक ऑफिसर मिले, वो मुझसे जूनियर बैचेस के थे, तो वो कहते वो DIG थे उन दिनों, अब वो सीनियर है, IG रह चुके हैं एक सूबे के। तो कहने लगे सर मैं DIG की वर्दी में जो ब्रिगेडियर के बराबर रैंक है, मैं एक सिविल जज की अदालत में जाता हूँ, वो अपना को बदला ले रहा होता है मुझसे, मैं अदब से पेश आ रहा हूँ, वो मुझे आधा घंटा खड़ा रखता है। तो यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि अगर आप जज बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, मैं सिर्फ कोई ये नहीं कि हमारे जजेस रात मेरी बात से नाराज हो जाए, तो आप ऐसे है कि जैसे कोई माजी में बचपन का को आप बदला लेने शुरू हो जाते हैं कि यार मैं तो सारे मुल्क को, सारे कायनात को खड़ा करके और उन्हें बताऊंगा कि मैं कितना सुपीरियर हूँ। हम तो अभी इस बीमारी से बाहर नहीं आ रहे। सेम इज हैपनिंग विद PTI बानी, सेम इज हैपनिंग विद सम अदर्स। तो जब हम अपनी मैं नेक तू बद, मैं सुपीरियर तुम इंफीरियर, इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे, रिफॉर्म्स क्या करेंगी हमें? सर मैं एक अर्ज करूं कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उनमें, और बल्कि छोटी पार्टियां भी साथ कोलिशन में शामिल है, कोई भी पार्टी शायद ही ऐसी हो कि जो गवर्नमेंट में नहीं है। तकरीबन सारे किसी ना किसी जगह, जो कि मेरे टैक्स से मेरे बिलों से और गरीब लोगों के अखराजात और तनख्वाहों के सब कुछ जमा करा के वो बाहर चीखें मार रहे हैं। ये अंदर क्या मैं कहूँ, बहुत ही सर सूरत हाल ठीक करने के लिए ज़रूरी है, फौरी अमल करें, इमीडिएट करें जो करना है और कोई लिहाज ना करें। इस वक्त जो आईनी तरमीम पे बड़ा शोर मचा है। मैं अगले दिन एक TV प्रोग्राम में था, 2 खवातीन जो बहुत ज़्यादा चीखती चला रही थी, ज़ाहिर है उनका जो टेम्परामेंट वो एक ख़ास पार्टी से एफिलिएशन की वजह से था। उनका ये आईनी तरमीम सिर्फ हुकूमत को फ़ायदा देगी। हमने जब सवाल किया कि किस तरह देगी, उसका कोई जवाब नहीं था। फिर हमने कहा जी एक शख्स को ओहदा मजीद देने के लिए एक जज साहब का नाम लिया। मैंने कहा जी बात सुने, जज किसी का सगा नहीं होता, किसी का सुतेला नहीं होता। मतलब कि कई ऐसे जज हैं, मतलब कादी फाजिस्ता साहब के बारे में अगर आप कह रही हैं तो उनसे तो तकरीबन सारी पार्टियां नाराज हैं। कभी उन्होंने इनके ऐसा फैसला किया जो ए नाराज है, कभी फैसला किया उसके मुखालिफ पार्टी नाराज है, कभी किया तीसरी नाराज है। तो वो शख्स तो बल्कि वो अहदेदार तो बल्कि ज्यादा एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपको कि जिससे सारे नाराज हैं। वजह यह है कि वो तो किसी का सगा नहीं है जी। तो फिर आप कैसे कहती हैं कि जी हुकूमत उन पर रिलाई कर रही है? वो हुकूमत के लिए कैसे रिलायबल है? तो तरमीम तो मेरे ख्याल वक्त की जरूरत शायद इसलिए है कि जुडिशरी के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, चैम्बर अपॉइंटमेंट ज्यादा हुई हैं। अब चैम्बर अपॉइंटमेंट भी तो वही है ना जी, सिफारशी कल्चर, कि मैं अगर किसी जगह बैठा हूं तो मैंने कहा यार मेरा भनेवा ला दो, एनु लगा दो, तो वो फिर असल में अगर ये रिफॉर्म्स हो। दूसरा ये है कि अवाम सबसे सुपीरियर है। अवाम का जो रिप्रेजेंटेटिव अदारा है वो तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को आप इतना भी इख्तियार ना दे कि वो 10 नंबर दे दे। हम कभी, मैं सिलेक्शन बोर्ड में बैठता था कभी कभी कई लोगों की तैनाती पे, तो हमें सबको एक इख्तियार होता था कि इस बंदे की पर्सनालिटी को जांचने के लिए, आप भी रहे होंगे, देखा होगा, इसके 10 नंबर हैं, इसके ये चीज़ के 10 नंबर हैं इसके। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है कि वो है ही नहीं, कोई हुक्म ही है कि बस जनाब इसको कर दो। तो जांचने का तो सिस्टम ही नहीं आपने रन दिया। तो इसमें अगर पार्लियामेंट के लोग 10 नंबर की उनको पावर दे दी है, 10 किसी को दे दिया है, बजाय इसके कि एक अदारा के पास मैं अपना जो मेरा दिल करेगा किसी को रख लूंगा, किसी को निकाल लूँ। तो इसमें जब अकाउंटेबिलिटी मेरी मैं खुद करूं या मेरे नीचे वाले करें या मेरे पीर्स करें बराबर के, तो वो तो अकाउंटेबिलिटी ना हुई। सर इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि ये तेरा जज, ये मेरा जज जो है ना, ये गलत है। इसको फौरी तौर पे सारे बंद करते हैं, बंद किया। जज हमारे पास इस वक्त जुडिशरी में बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ऑनेस्ट, बड़े अपराइट और ये कौम का सरमाया जज है। इनको जाया ना होने दे, इनका फायदा ले। ठीक है, इनका फायदा लें, ये इस काबिल हैं कि इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहें के साथ मिलके तो जुडिशरी की सारी रिफॉर्म्स करें, उनको बाहर ना रखें। हाँ, बाहर ना रखें सर, बेस ब्रॉड करें। हाँ, अदलिया को भी लाएं, जूरिस्ट को भी लाएं, बार काउंसिल को भी बीच में डालें, तमाम को लें। जब आपकी नीयत साफ है
आपने किसी जाती मुफाद के लिए नहीं करनी। और सर ये बड़ी छोटी बात होगी, अगर कोई मुल्क बनाने चला है, कौम बनाने चला है, पाकिस्तान बचाने चला है, उसके लिए अपनी कुर्सी की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, ये मजीद ब्रिगेड के क्या ज़ाइम है? ये जो हमारे चीनी दोस्तों की हलाकतें हो रही हैं सर, ये कोई मजीद ब्रिगेड नहीं है, ये सब रा के एजेंट हैं, ये सब डॉलर्स पे लगे हुए हैं, ये सारी। मैं एक बात की माफी चाहता हूँ, है तो वो पाकिस्तानी मुसलमान है। सर कौन जानता है कि कौन क्या है, मैं मर्ज करूं। नहीं, अभी तक जितनी भी एविडेंस कोई आया, उसकी आपने कोई मजीद ब्रिगेड की इनरोलमेंट और सर दाढ़ी रख लेने, पटे रख लेने से तो मुसलमान नहीं नजर। बात अच्छा। ये है कि वो बंदा जो ये फैसला करे कि मैंने मासूम लोगों की जानों को लेना है। मुझे एक चीज बताइए, कल जो खुदकश हुआ है कराची में, जी जी, और जो चाइनीज मरे हैं, हाँ, उनका चाइनीज का मारने वाले खुदकश के साथ क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। क्या मामला है? कोई भी नहीं आया। जो भी खुदकश आया उसने जो वो किया है उसकी सजा तो उसको अल्लाह ताला भी देगा, वो दुनिया भी मिलेगी। वो तो अल्लाह ताला से उसने अपने मुल्क का भी नुकसान किया, उसने बाहर के मुल्क का भी नुकसान किया है, उसने SCO को सैबोटाज करने की कोशिश की है। उसका इल्जाम ही है ना, तो कहने का मकसद है जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पे मासूम निहत्ते बच्चों को, मुसलमान बच्चों को जो निहत्ते यानी कि गैर मुसल्ला, यहाँ बहादुरी तो ये होती है कि मैं किसी पे हमला आवर हूँ, मेरी कोई भी नजरिया हो या मैं मेरे पीछे जितने मर्जी डॉलर हो, तो मैं अगले को अलर्ट कर दूं कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम भी मुझे मार के देख लेना, मैं भी मार दूं। तो जब मेरी ये नीयत है कि एक मासूम बच्चे हैं, क्या है, मैं गोलियां सरों में मारूंगा, आंखों में डाल के एक लाइन बना के मारूंगा, जिस तरह परेडी स्ट्रीट की मस्जिद में हुआ, ये वाकया तो नोन है। और फिर वो सारे आइडेंटिफाइड हैं लोग, वो सब मुसलमान होने का दावा करते थे, 5 वक्त के नमाजी भी थे, और वो या अफगानी थे या पाकिस्तानी थे। कहने का मकसद यह है कि वो अगर डॉलर भी ले रहे हैं तो कौन से नजरिए की वो प्रचार कर रहे हैं, ये कत्लेआम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक मजदूर जो के मजदूरी करने गए हुए थे जी, वो बलूचिस्तान में, ठीक है, उन मजदूरों को सोवे उनको सबको 7 को 8 को उधर भून दिया कि ये पंजाब से आए हुए हैं। जी जी, उनका गुनाह ये है कि वो अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह मजदूरी करने के, जिस किसी ने वो फैसला किया कि इनको उड़ा दिया जाए, इनको मारा जाए, वो खूने नाहक, जी जी, वो खूने नाहक का क्या जवाब देगा? वो किधर का मुसलमान है? कोई मुसलमान नहीं, मैं उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं। कर्नल साहब, रॉ मुझे कहती है जी 10 करोड़ डॉलर ले लो, तो मैं मुसलमान हूं, मतलब मैं अमन में यकीन रखता हूं, मुझे कहेंगे जी ले लो, मैं कैसे लूंगा? नहीं, मेरा कहने का मकसद है क्या मैं अपने मुसलमान निहत्ते मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, नमाजियों को जनाजों पे मैं बम चला दूंगा? सर जिस दिन रॉ के कहने पे रॉ खुद आके तो नहीं मार रही, जिस वक्त मार तो हमारे बंदे सर, जिस वक्त आप या हमारे अफगानी भाई हैं या पाकिस्तानी भाई, जिस वक्त आप असला लेंगे, जिस वक्त आप डॉलर लेंगे, जिस वक्त आप बाहर के एजेंट बन जाएंगे, किराए के कातिल बन जाएंगे, तो आप तो मुसलमान ही नहीं, किससे से मुसलमान है आप तो मुसलमान नहीं। लेकिन वो मारने के बाद नमाज भी पढ़ते हैं सर, वो पढ़ते हैं, मैं तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद वो मारते हैं। दुश्मन ने वो कैमोफ्लेज करके तो हमें और ज्यादा कमजोर करने के लिए उनकी शक्ल। मेरा ख्याल है आपकी बातों से जो मैं नतीजा खस किया है कि हमने अंदरूनी तौर पे मजबूत होना है। जी, हमारे अंदर सफ़ों में जो आस्तीन के सांप हैं, जो हमारे हम शक्ल हैं, हमारे हम मजहब हैं, और दुश्मन के आलाकार बनते हैं, तो वो खतरनाक हैं, क्योंकि वो तो पहचाने भी नहीं जा रहे। दुश्मन तो चलो पहचाना है, मैं तो भारत कहीं से अगर सीज़फायर वायलेशन करेगा तो हमारी भी तोपें चल पड़ेंगी। तो जो हमारे अंदर बैठे हुए चलते चलते आगे मेरे ऊपर फायर कर दिया। सर मैं एक चीज तो उनको हमने पकड़ना है, यहाँ हमारी एजेंसियों ने भी काम करना है, एक चीज में और हमारी सोसाइटी ने भी काम करना है, मीडिया ने भी करना है। जी बिल्कुल सर, मैं एक चीज और अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जिनको उनकी एलोकेशन और उनके फार्मूला जो कि म्यूचुअली एग्री किया हुआ है उसके मुताबिक उनका NFC और उनका वार्ड और फेडरल गवर्नमेंट से और उनको पैसे ना मिलते हो। ये सही है सबको। और मैंने सुना कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को उन्होंने पंजाब के पैसे उठा के 16 कुछ 500 अरब उनको ज्यादा दिया गया, वो पंजाब के पैसे भी देते रहे, और पंजाब से शहबाज साहब और नवाज साहब बाहर जाके हॉस्पिटल, किसी जगह हॉस्पिटल, किसी जगह यूनिवर्सिटी, किसी जगह ग्रीन बसें, वो तो साथ साथ प्रोजेक्ट भी देते रहे,
उन्होंने कभी इस चीज, और इसलिए ताकि नेशनल यूनिटी जो है वो ज्यादा मजबूत हो। ठीक है सर ये मामला नहीं है कि पंजाबियों ने किसी का हक मारा है, नहीं मारा। और पाकिस्तान फौज में सारे हैं, बलोच सारी कौमों के लोग हैं, फ्रंटियर भी है, पठान भी हैं, बलोची भी हैं, पंजाबी भी हैं, सारे हैं। नहीं, ये मैंने खुद एक सवाल एक एमपीए को किया था, बल्कि मिनिस्टर थे बलोचिस्तान के, यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। मैंने कहा जी आपके इश्यूज हैं क्या महरूमियाँ? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं कहा जिस तरह की महरूमियाँ तो पंजाब और सिंध और हर जगह पे मौजूद हैं, तो वहाँ किसी में कुछ ज्यादा होंगी, किसी में कम होंगी। दूसरा, हमें बाकायदा एक बड़े ऑथेंटिक खबर मिली कि एक नवाब साहब थे, बहुत बड़े सरदार, जो एक जिनकी एक ऑपरेशन में डेथ हो गई थी, तो वो बाकायदा एक अपनी रॉयल्टी लेते थे सुई गैस की, और बाद में वो अचानक कहते थे मैं आपका पाइप उड़ा दूंगा, इतने करोड़ और भेज दो। तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि सरदारी निजाम के अंदर एक वहां पे एक नकाइश पाए जाते थे कि जो भी फंड अरबों के करोड़ों के जाते थे वो अवाम पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी सड़कों पे, उनकी डिस्पेंसरियों पे इस्तेमाल ही नहीं होते थे। सर फ्यूडल सिस्टम के नकाइश तो गोरों के वक्त से चले आ रहे हैं। ठीक है, और हमने एड्रेस नहीं की। वो पंजाब में भी वैसे ही हैं, वो सिंध में भी वैसे ही हैं, वो बलूचिस्तान में भी वैसे हैं, और वो केपीके में भी वैसे हैं। ठीक है, नीचे अवाम तक पूरा फायदा नहीं पहुंचता। जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो दरमियान में इस हद तक गड़बड़ हो जाते हैं और करप्शन होती है कि जितना कुछ अवाम को पहुंचना चाहिए और उनको वो नहीं पहुंचता पूरा। अच्छा कर्नल साहब, एक काम में आपने बड़ा एक बीड़ा उठाया हुआ माशाल्लाह, और आप ही के कागज से वो आज हम इस मंजिल पे पहुंच रहे हैं कि आईपीपीज का जो एक कर्ज है हमारी कौम पे, कर्ज मतलब के लोगों को कर्ज ना समझे, कर्ज यानी कि लानत पड़ी है, उसे एक बड़ी डिबेट भी कराई एक बहुत बड़े चैनल ने, जिसमें मिनिस्टर अवैस लगारी भी मौजूद। क्या उसमें चीजें सामने आ रही हैं सर? क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्या रिलीफ नजर आ रही है? मैं एक अर्ज करूं, ये कल मैं इस डिबेट को मॉनिटर करता रहा हूं जी, और उन्होंने आईपीज के जिम्मेदार लोग भी बुलाए हुए थे। ठीक है, और अवैस साहब भी थे, और बाकी एक गौहर एजाज साहब भी थे, सब अच्छे लोग जिन्होंने इस पे रिसर्च जो रेलिवेंट है। ठीक है, बिल्कुल खुल के बात सामने आ गई। टोटल क्या बात सामने खुल के बात सामने आ गई कि जो उस वक्त उन्होंने कमिट किया कि हम इतने पैसों का फलाना इक्विपमेंट लगाएंगे, वो नहीं लगा। अच्छा, तकरीबन सब किसी में भी तकरीबन सब ने जी लुटमार बिस्मिल्लाह में कर दी। ठीक है, पहला कदम ही उन्होंने गलत उठाया, और बार बार उन्होंने कहा, हमारे पास 2 मिनट है, इसमें बात हो जाएगी। बार बार गौहर एजाज साहब ने कहा कि जो 60 मिलियन का लगना था वो 120, वो दुगनी कीमत पे लगा, वो बोझ दुगना पहले दिन ही पड़ गया। ठीक है, उसके बाद चेक होना चाहिए। जो आपके नेपरा ने और एनर्जी की मिनिस्ट्री ने ज्यादती की मुल्क के साथ, वो भी इतनी कहना चाहिए कंडेमेबल है कि जिसकी उन्होंने जो रेट दिए, जो चीज 4 सेंट की थी 14 सेंट का दिए, मुल्क को गर्क कर दिया। और जो लोग जिम्मेदार थे, बेशक नेपरा के, और जो लोग जिम्मेदार थे, मैं कहूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर, जो कि जाके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, उन्हीं जनरेशन आईपीपी के यूनिटों के, हर बंदे का मुहासबा होना चाहिए मेरिट पे, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें रिलीफ क्या मिलेगा? सर रिलीफ फिलहाल जो रिलीफ अभी तो कुछ कह रहे हैं जी आर्बिट्रेरी आप नहीं कर सकते। सर वो तो 5 कह रहे हैं जी हम हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी उन्होंने छोड़ गए हैं जी, 5 अच्छा, जो पुराने थे उनको अल्लाह ने नेकी की हिदायत दे दी। नहीं सर, नेकी की वो इतना कुछ ले गए, उनका पीरियड ही खत्म हुआ। अच्छा, और बाकी जो हैं वो किसी बंदे के पास कोई जवाज नहीं है सिवाय इसके कि जी अगर आपने ये किया तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे। वो भाई तू फॉरेन इन्वेस्टर साथ ले जा, जिन्होंने मेरे मुल्क को पिछले 40 साल से खा लिया है, और बगैर बिजली दिए हुए, बगैर चीजें दिए हुए लूट मार की, अपने आप को आजाद कर ले। सर वो तो बाढ़ में जाए ऐसा इन्वेस्टर सर, जो हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। सर इस फैसले को फौरी तौर पे कर, और इसमें बड़ी ही खराबियां हैं, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, उन बंदे एक बंदे को जिम्मेदार करें, लेने वाला, देने वाला, कीमत मुकर्रर करने वाला और आज तक खाने वाला, तमाम को पकड़ के रगड़ दे, और फिर जाके कुछ निकलेगा। अभी तो सिर्फ वो इतनी कोशिश के बावजूद लगारी साहब की और मिनिस्ट्री की और शहबाज साहब की, अभी तो सिर्फ 6-7 रुपए तक पहुंचे हैं कि ये रिलीफ मिलेगा। रिलीफ बहुत ज्यादा मिल सकता है अगर उसको टोटल प्रॉब्लम को इस तरीके से लिया जाए। चले कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन जनाब बातचीत हो गई माशाल्लाह।
तो अब ये है कि इसका बात तो हुई, हमारे सफ़ों में जो आस्तीन के सांप हैं उनको आइडेंटिफाई करें, लेकिन IPPs का जो इशू है वो इतना खौफनाक है कि जिसमें कौम का बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। तो इसमें जो बहुत ज़बरदस्त एक मुतालबा सामने आया वो यही है कि फोरेंसिक ऑडिट बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से, मौसर तरीके से कराया जाए और सब जो लोग जिम्मेदार हैं उनका मुहासबा किया जाए और सख्त सजाएं दी जाएं, ताकि इसका नतारा हो और आने वाले वक्त के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।